हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी पिलर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां अपन शानदार शानदार एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये आपकी डायमंड क्लास होने वाली है ना। कारण क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है आज मैंने वही डाले हैं जो आपके 2016 में लैब असिस्टेंट में आए थे, जो आपके 2018 में लैब असिस्टेंट में आए थे, और जो 2022 में लैब असिस्टेंट में आने की संभावना है। तो उन सारे क्वेश्चंस को डाला है। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू करूं, आपको क्या करना है, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ के उसका आंसर कॉमेंट करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, समीकरण E इजिकल टू -2.178 इंटू 10⁻18 जूल Z²/n² द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नीट 2013 में आया हुआ ये सवाल है। एकदम सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको क्लास के अंदर करवा रखा है। जो बच्चे कर सकते हैं वो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर कमेंट करें। तो अपन करते हैं तब तक क्या सवाल क्या कहता है अपने को। पहला ऑप्शन कहता है कि समीकरण का ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि निम्न कक्षा में नाभिक द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नाभिक से अनंत दूरी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अपन पढ़ते हैं ना, अपन ने पढ़ा था नाभिक के सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद 3.4, उसके बाद 1.51 और उसके बाद 0.85 इस प्रकार से होती है। और चलती चलती अनंत पे कितनी हो जाती है, 0। तो 0 से कम ही है ना ऊर्जा। नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक से अनंत दूरी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा से कम होती है, यानी कि इसकी ऊर्जा क्या है, कम ही तो है। यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है। अपने को क्या ज्ञात करना है, जो सही नहीं है। ध्यान देना, अपने को सही नहीं बताना है। नेक्स्ट, n का मान अधिक होने पर कक्षा की त्रिज्या भी अधिक होती है। यह तो निश्चित सी बात है यार, अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या भी बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन, जब किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त समीकरण इस ऊर्जा के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल ऊर्जा के परिवर्तन को प्रदर्शित तो करती है। यदि मान लो n/1 यानी कि 1 नंबर कोष से कोई इलेक्ट्रॉन 2 नंबर कोष के अंदर संक्रमण करता है तो उसके ऊर्जा के अंदर जो परिवर्तन आएगा, यह समीकरण उसी ऊर्जा परिवर्तन को जो संदर्भित करती है। अपन ने बोहर मॉडल के अंदर पढ़ा था यार ये। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर आप पढ़ के देखो, चौथा ऑप्शन आप पढ़ के देखो। n=1 के लिए इलेक्ट्रॉन n=6 की अपेक्षा अधिक ऋणात्मक ऊर्जा का मान रखता है, जिसका अर्थ है कि निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधित होते हैं। बिल्कुल गलत। निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंध ही नहीं सकते, क्योंकि निम्न कक्षा में जो क्या होगा, ऊर्जा जो होगी ना वो कम होगी। ऊर्जा क्या होगी, कम। और जहाँ ऊर्जा कम होगी ना वहाँ पर स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो चौथा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, इसलिए अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। तो बात समझ गए आप। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लेकिन आसान है, अपन ने क्लास में कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 45 नैनोमीटर के तरंगदैर्ध्य प्रकाश के लिए ऊर्जा का मान जूल में निकालो यदि प्लांक स्थिरांक दे रखा है और प्रकाश का वेग आपको दे रखा है। यह सवाल पूछा गया है AIPMT 2014 के अंदर। सिंपल सा सवाल है, अपन ने क्लास के अंदर कर रखा है। जो बच्चे निकाल सकते हैं वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। ऑप्शन संख्या A, B, C या D में से कौन सा आएगा। तो अपने को पता है प्लांक ने एक किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के हिसाब से उसकी ऊर्जा बताई थी, तो उसने फॉर्मूला दिया था E=hc/λ। एनर्जी हमें ज्ञात करनी है जूल के अंदर। H और C का मान इसने दे रखा है, लैम्डा का मान भी दे रखा है। हमें बेसिक सा फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और उत्तर निकाल लेना है। ठीक है, तो H/C यानी कि 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितनी है 45, चूँकि नैनोमीटर में है इसे मीटर में चेंज करो तो 10⁹ ये हो गया मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ये ऊपर वाला माल मसाला है, क्या ये जो ऊपर वाला माल मसाला है ना, उसको जब आप गुणा करोगे ना तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आती है, वो आपको हमेशा याद रखनी है। इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻25 माइनस में। ठीक है, नीचे कितना आ गया 45 इंटू 10⁻⁹। तो ये कितना बच गया। इसे कैसे कर सकते हैं, शॉर्टकट में करो जल्दी से। इसे कर सकते हैं E=, ये ऊपर घात कितनी बच गई 2/45 इंटू 25, और 25 में से 10 गए 15, ये बच गए 10 की घात -16।
ठीक है। अब 2/45 है, इसको गुणा कर दो ऐसे, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो, तो ऊपर तो हो गया कितना 4, नीचे हो गया 90, ठीक है, इंटू 10⁻⁻16। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4/9 इंटू 10⁻⁻17। 4/9 को सोल्व करेंगे तो 0.44 आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4.4 इंटू 10⁻18। अरे इस प्रकार से लिख सकते हैं, शॉर्टकट में हल कर दिया मैंने। अब 2/45 को हल करोगे ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या अपना? बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना मैच हो रहा है। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। तो जिन बच्चों ने ये आंसर कमेंट किया है, बड़ा ही सही काम किया, इन्होंने इनाम के हकदार हैं। प्रश्न संख्या 3 अपने को कहता है प्लांक नियतांक का मान तथा प्रकाश का वेग निम्न प्रकार से दे रखा है। तो प्रकाश के एक क्वांटम जिसकी आवृत्ति इस प्रकार से है, उसकी तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी से आंसर कमेंट करो। जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको जल्दी से करवा देता हूँ। और अपने को क्या दे रखा है, आवृत्ति दे के तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पढ़ा था, E = h में होता है। और यहाँ से अपन चूंकि लिखते हैं μ = c/λ होता है। और इस आधार पे अपन एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, E = hc/λ। तो अपने को कौन सी समीकरण काम में लेनी है, ये वाली। तो μ = c/λ। म्यू अपने को दे रखा कितना 6 × 10⁻15 = प्रकाश का वेग भी अपने को दे रखा है 3 × 10⁻17 नैनोमीटर है, 10⁻9 लगा दो। तो बाकी इनको अगर सोल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 10⁸ ही बनेगा, है ना। अपॉन कितना है लैम्बडा को इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, इधर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं मिटा के करूँ या वैसे कर दूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ। तो अपना E = क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा = 3 × 10⁸ अपॉन कितना आ जाएगा 6 × 10⁻15। सोल्व कर लो मेरे बच्चों, ये 2 गया, 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻, कितना बच जाएगा बताओ मेरे जिगर के छालो, मेरे लालो, 10⁻7 हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, तो 5 × 10⁻, कितना लिख सकता हूँ मैं -8। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। अपने को नैनोमीटर में बतानी है, नैनोमीटर का मतलब 10⁻9। ये जो अपनी वैल्यू आ रही है ये मीटर में आ रही है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 10 से गुना कर दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाएगा 50 × 10⁻9 मीटर। 10⁻9 को अपन में क्या लिख सकता हूँ, नैनो मीटर, यानी कि 50 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये रहा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब जिसने दे दिया उसको 1001 रुपये इनाम दिया जाएगा। बोहर सिद्धांत के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन की 5वीं कक्षा में संवेग क्या होगा? संवेग क्या होता है, mvr। 5वीं कक्षा बता दी, तो 5वीं कक्षा में क्या ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। 5वीं कक्षा में क्या ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। और इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करो, है ना। इन सभी का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसे टिक करो। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया लेकिन बढ़िया सवाल आप कर सकते हो। IIT ट्रिपली में के अंदर पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये कैलकुलेटिव पार्ट है, आप इसे कर सकते हो आसानी से अपने आप। इसका उत्तर आएगा दूसरा 2.5 h/π। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ये सवाल ना हो तो अभी मायूस मत होना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड सवाल है ना। इस प्रकार के सवाल सामान्यतः लैब असिस्टेंट में आते नहीं है, मैं गलती से इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, 5वां सवाल कहता है एक धातु सतह को सौर विकिरण में खुला छोड़ने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। तो आपको बताना है सही सवाल, सही ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रारंभिक विकिरणों की ऊर्जा जो कि आवृत्ति पर निर्भर करती है से कम होती है। बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दूसरे बाकी ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हो गया। अरे ये फिजिक्स का सवाल है वैसे, लेकिन अपने थोड़ा सा ऐड होता है तो इसलिए करवा दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रारंभिक विकिरणों की अधिकतम ऊर्जा जो कि तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती यार, आवृत्ति पर निर्भर करती है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहाँ शून्य होगी, जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया तो उसकी ऊर्जा शून्य कैसे होगी, लगातार उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा बढ़ती जाती है, तो ये भी गलत हो गया, समझते हो, है ना।
अगला क्या है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रारंभिक प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा के समान होती है। गलत जवाब है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने पढ़ा है कि नहीं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, कुछ रूल्स होते हैं निश्चित। क्या रूल होते हैं? रूल इस प्रकार से होते हैं कि आपको मान लो 4 ऑप्शंस का 4 में से 3 ऑप्शंस का पता है ये गलत हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो गया। और 3 के बारे में अगर पता है ये सही है तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। ये 3 अपने को पता है निश्चित गलत है, तो चौथा अपने आप सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से संक्रमण के लिए न्यूनतम तरंगदैर्ध्य आवश्यक है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसे आसानी से किया जा सकता है। चलिए करते हैं आंसर। जल्दी से कमेंट करो, जिन बच्चों को आता है जल्दी से आंसर कमेंट करो मेरे बागड़ बिल्लो। तो अपने को दे रखा है न्यूनतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है। यदि मान लो ये कोई नाभिक है, ठीक है, ये कोई नाभिक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से ऊर्जा। ये बोल रहा है n=4, चौथे कोष से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है n में 1 में। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो E पर लिखते हैं hc/λ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से E समानुपाती 1/λ, यानी कि एनर्जी जितनी ज़्यादा लैम्बडा उतनी ही कम। अपने को न्यूनतम लैम्बडा बतानी है, न्यूनतम लैम्बडा बतानी है तो अपन सबसे ज़्यादा एनर्जी देख लेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा कोषों के बीच अंतराल होगा उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो n चौथे से 1 में आ रहा है, दूसरे से 1 में आ रहा है, चौथे से दूसरे में आ रहा है, तीसरे से 1 में आ रहा है, नहीं चौथे से 1 में सबसे बड़ा अंतराल हो गया ये। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कर सकते हो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल का जवाब बताओ। सवाल है अपने पास, हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीयक बोहर कक्षा की ऊर्जा -328 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो चतुर्थ बोहर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा के लिए, बोहर ऊर्जा के लिए मैंने आपको कह रखा है कि एक फॉर्मूला आपको याद करना है, A = -13.6 Z²/n²। यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, E समानुपाती होगा 1/n²। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु ही है तो Z तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित हो गया 1। तो E किस पे डिपेंड करेगा? n² यानी कि कोषों की संख्या पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, E1/E2 = n2/n1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द्वितीय बोहर कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, यानी मैं कह सकता हूँ अपने को E1 अगर दे रखा है कितना, -328/E2 अपने को यदि ज्ञात करना है, तो -328 कौन सी कक्षा से संबंधित है? दूसरी बोहर कक्षा से, यानी कि मैं कह सकता हूँ दूसरी बोहर कक्षा से। और अपने को ज्ञात कौन सी करनी है? चतुर्थ बोहर कक्षा से, यानी कि n2 का मान 4। इसका स्क्वायर कर दो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 4 × 16/2 दूनी 4, 4 × 16। ठीक है, तो ये आ गया -328/4 = E2। भाग दोगे पूरा पूरा जाएगा, कितना आएगा 82। इसका कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 आप देखो, -82 किलो जूल पर मोल इनवर्स। CBSE PMT 2005 में सवाल पूछा गया है, कितना टुच्चा सवाल है, आसानी से कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, है ना। नेक्स्ट करें, ऐसे सवाल लैब असिस्टेंट के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, Mn4+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। परमाणु क्रमांक अपने को पता करना है, ठीक है। तो मैग्नीज आता है भाई 25 नंबर पे, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। यानी कि 4s2 3d5 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल कितने, 4, 4+ है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो 2 तो s में से निकल गई और 2 इसमें से निकल गए, तो d में कितने बचे टोटल, d में कितने बचे, d में बचा 2 निकाल दिए तो कितने बचे 3, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर A है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। अरे कोई दिक्कत है? नहीं है, चलें आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, बोहर सिद्धांत के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n तथा कक्षा की त्रिज्या में क्या संबंध है? BHU 2004 का जो पेपर था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। कितना सिंपल सा सवाल है।
तो बोहर सिद्धांत के अनुसार जो त्रिज्याएं ज्ञात की जाती है उसके आधार पे हमने कुछ आपको सूत्र याद करने के लिए कहा था, और त्रिज्या से संबंधित जो सूत्र था वो इस प्रकार से था 0.529 आर स्क्वायर बाई गलत एन स्क्वायर बाई जेड। क्या था? एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जेड तो निश्चित है, हमें एन के बारे में संबंध ज्ञात करना है, ये नियतांक हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए नियतांक। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ क्या, आर समानुपाती एन स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या है वो कोषों की संख्या के स्क्वायर के समानुपाती होगी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 2। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है निम्न में से कौन सी कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या की समान होती है? त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं अपन R = 0.529 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड, यही लिखते हैं अपन। यानी कि एन स्क्वायर बाई जेड का मान यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए क्या होगा, एन का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1, यानी कि ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इनमें से जिन परमाणुओं की वैल्यू 1/1 आएगी वही सही उत्तर होगा। तो देखो हीलियम के लिए अगर एन की वैल्यू देखो n बराबर 2 है तो स्क्वायर करने पे 4, नीचे हीलियम 2, तो वैल्यू आ गई 2, हीलियम नहीं होगा। अगर देखें लिथियम +2, इसके लिए n 2 है, 2 का स्क्वायर करें 4 और नीचे आएगा 3, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखें लिथियम 2+, सेम ही हो गया यार, n की वैल्यू 3 9 और नीचे 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। चौथे देखो बेरिलियम +3, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और बेरिलियम खुद भी कितने नंबर पे आता है 4, देखो 1 हो रही है ना, यानी कि n² की वैल्यू 1 किसके समान, हाइड्रोजन के समान यदि हो जाएगी तो वही इसका उत्तर होगा। सिंपल सा सवाल है, क्लास में करवा रखा है हमने, ठीक है। ये देखो कितना सिंपल सा सवाल है, और पूछा किस में गया है, IIT स्क्रीनिंग 2004 के पेपर में। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा द्वारा घेरे क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। द्वितीय कक्षा तथा प्रथम कक्षा द्वारा घेरे क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो क्षेत्रफल कैसे, जो क्या सवाल समझ में आ गया आपको? जिनको आ गया वो आंसर कमेंट करें। ये मान लो कोई कक्षा है प्रथम कक्षा, और ये हो गई द्वितीय कक्षा। इस कक्षा का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताते हैं तो क्षेत्रफल लिखते हैं अपन πr², यानी कि त्रिज्या ऐड होगी, और त्रिज्या का फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, R = 0.529 इंटू Zn²/Z, है ना। तो मैं R समानुपाती कह सकता हूँ किसके लिए, R समानुपाती n², या मैं कह सकता हूँ R1/R2 = n1² का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी कि πr1² πr2² अपने को निकालना है। और R1 R2 क्या आता है, n1/n2²। तो n1 कितनी है 2, n1 कितनी है ये 2, और प्रथम ये कितनी होगी 1, यानी कि n2 1 है, n1 2 है n2 1 है, उल्टा है। तो कैसे पुटअप करोगे, ये आ गई 4 ऊपर, नीचे कितनी आ गई 1, यानी कि R1/R2 का मान आ गया 4/1। तो इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर दो इसे। तो पाई R1 कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, नीचे कितनी आ जाएगी 1, पाई से पाई कट गया था, यानी कि अनुपात कितना आ गया 16:1। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर 4 पे ध्यान दो जरा। तो जिन बच्चों का सही था बढ़िया, ये सवाल बहुत ही शानदार है लैब असिस्टेंट पे आने के लिए, है ना। 2022 वाला पेपर है ना, इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, अधिकतम चांसेस है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल संख्या 12 नंबर सवाल कहता है एक फोटोन का द्रव्यमान होगा जिसकी तरंग दैर्ध्य 1.54 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर है। तो फोटोन का द्रव्यमान से संबंधित मैंने आपको सूत्र दिया था, जो कि हमने E = mc² और E = hc/λ से आधार पे निकाला था। यहाँ से अपन mc² = hc/λ कर सकते हैं, c से c कट आउट हो गया, m = h/c/λ। चूँकि हमें h का मान पता होता है, c का मान भी हमें पता है, और लैम्बडा का मान हमें दे दिया गया है, तो यहाँ से हम कैलकुलेटिव पार्ट करके फोटोन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होगा। सही आंसर मैं आपको टिक मार्क करके बता देता हूँ, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आज वाले 12 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने उठा के डाले थे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आ गए हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करें और मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास में, वो जो कि कल अपनी। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।